नमस्कार। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजपाल जांगीड़ सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 10 की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम लोगों ने इससे पूर्व के वीडियो में जल संसाधन के बारे में अध्ययन किया था और वो जल संसाधन का भाग प्रथम था। यूट्यूब पर आप देखेंगे जल संसाधन का भाग आपको प्रथम मिलेगा, जो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। उसमें हमने जल संसाधन की चर्चा की थी, उसके परिचय के बारे में चर्चा की थी, उपस्थित जल के बारे में चर्चा की थी और उसके साथ में केंद्र सरकार द्वारा जो भी संचालित परियोजनाएं थी, जल परियोजनाएं, उसमें भांकड़ा नांगल परियोजना के बारे में हमने चर्चा की। उसमें एक छोटी सी त्रुटि रह गई थी एक बिंदु में, वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि भाग संख्या 1 का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हमने वो त्रुटि जो थी उसको सुधार करके लिख दिया था, जहां से आप उसे देखकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहां भी मैं आपको बता देता हूं, उसमें हमारे वीडियो में लगभग 16 मिनट 30 सेकंड पर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भांकड़ा नांगल परियोजना थी उसको बड़ा बोलने के बजाय लंबा बोल दिया गया था, जो त्रुटि हो गई थी। अब आप उसे सही समझें कि जो भांकड़ा नांगल बांध था वो विश्व का सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध था, जबकि वहां त्रुटिवश लंबा बोल दिया गया था। जबकि लंबा बांध की अगर बात करें तो वो हीराकुंड बांध है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले बिंदु में या आगे आने वाले वीडियो में उस दौरान चर्चा करेंगे। तो आप उस भांकड़ा नांगल परियोजना वाले बिंदु में उसे सबसे सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध समझने का प्रयास करें। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी जल संसाधन वाले बिंदु को और आगे बढ़ाते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। और आगे चर्चा जो रहेगी हमारी वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। जल संसाधन जो था उसके परिचय के बारे में हमने चर्चा की और आज हम जल संसाधन के साथ ही जल प्रबंधन की भी चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की जो विभिन्न जल परियोजनाएं हैं उन विभिन्न जल परियोजनाओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं हैं और राज्य सरकारों के माध्यम से जो संचालित या बनाई गई जो जल परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी जल परियोजनाएं हैं। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें जल प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है या जल प्रबंधन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी जानेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूं कि जल संसाधन क्या है। सबसे पहले आपको संसाधन बता देते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। इस पृथ्वी जगत में मानव को उपलब्ध जो भी वस्तुएं मिलती हैं, जिनकी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपना उपयोग कर लेता है, वे वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। प्रकृति जगत में उपलब्ध वे वस्तुएं जो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग कर लेता है, वे वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। और उसी तर्ज पर जल भी मानव के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, इसीलिए इसको जल संसाधन कहा गया है। अब इसके साथ हम बात कर रहे हैं कि जल जो है हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उपयोग हेतु, उतना ही उसको बचाना भी या उसका प्रबंधित तरीके से यानी कि व्यवस्थित और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। बता दूं मैं आप लोगों को, जल प्रबंधन क्या है। जल प्रबंधन क्या है, विशेष रूप से जो भी जल हमारे यहां पर उपलब्ध है उस जल का विवेकपूर्ण व व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना, समुचित ढंग से उसका उपयोग करना जल प्रबंधन के अंतर्गत शामिल है। उसके बाद में हम संरक्षण के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जल का प्रबंधन अगर उचित ढंग से होगा तभी जल का संरक्षण हो पाएगा। और जल का उचित प्रबंधन और संरक्षण करने के लिए ही हमारी सरकार जो है उन्होंने ये विभिन्न योजनाओं का संचालन किया है, जिसके बारे में हम जानेंगे।
और अगर हम बात करें कि जल को बचाने के लिए हमारी सरकार द्वारा ये योजनाएं जो संचालित की गई हैं, ये योजनाएं ही नहीं, प्राचीन काल से ही जल संरक्षण होता आ रहा है। हमारे प्राचीन काल में जो भी राजा महाराजा या जो शासक रहे हैं, उन्होंने भी जगह जगह कुएं, तालाब, बावड़ी, खड़ी, टांके, इन सब का निर्माण करके जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। और उसी तर्ज पर आज हमारी जो सरकारें हैं, उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल का प्रबंधन शुरू किया है। अब रही बात ये कि ये जितनी भी जल परियोजनाएं बनी हुई हैं, ये परियोजनाएं क्यों बनी, कैसे बनी, इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा थी हमारे जल प्रबंधन की, और इसी जल प्रबंधन के लिए ही ये योजनाएं बनाई गई हैं। तो आपको बता देते हैं, जल प्रबंधन जो था, इसमें जल का सदुपयोग करने के लिए, यानी कि जल का सदुपयोग करने के लिए और हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसकी मांग की पूर्ति करने के लिए जल प्रबंधन की आवश्यकता हुई। इसके अलावा हमारे यहां पर मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता बनी रहती है। कई बार बाढ़ और अकाल के हालात बन जाते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों से निजात पाने के लिए भी हमें इस जल प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हुई। तो इन सभी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए इन परियोजनाओं की शुरुआत हुई। अब शुरुआत का दौर कैसा रहा? हमारे देश के आजाद होने के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई, ताकि देश का आर्थिक विकास किया जा सके, सामाजिक ढांचे को मजबूत किया जा सके, और उनमें इन योजनाओं को भी स्थान दिया गया। और इन योजनाओं का क्या क्या उद्देश्य रहा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, ताकि आप लोग आसानी से इस जल संसाधन वाले बिंदु को समझ सके। इसमें हम सिंचाई कर सकते हैं, पेयजल की आपूर्ति कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, इसी के अलावा मनोरंजन के लिए भी इनका उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों से पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। इन सभी उद्देश्यों को लेकर ये परियोजनाएं बनाई गई। अब इन परियोजनाओं को नाम दिया गया बहुउद्देश्य परियोजनाएं। कौन सी परियोजनाएं? बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं। अब ये जो बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं हैं, ये कहने का क्या उद्देश्य था? क्योंकि ये एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हैं, इसलिए इन परियोजनाओं को बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं कहा गया। अब ये बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं जो रही हैं, इनको, यानी कि हमारे बहुउद्देश्य जो भी जल परियोजनाएं रही हैं, इन बहुउद्देश्य जल परियोजनाओं को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। और हाँ, जो भाखड़ा नांगल बांध के बारे में बताया था मैंने पिछली वीडियो में, उसमें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये जो भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया गया है, वो हमारे भारत का एक नवीन मंदिर है और ये भारत की प्रगति का प्रतीक भी है। ये भी उन्होंने उस बांध के लिए कहा था। खैर, अब आगे चल रहे हैं। बहुउद्देश्य जो परियोजनाएं रही हैं, उनमें केंद्र सरकार की तरफ से कौन कौन सी परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है और राज्य सरकार की तरफ से कौन कौन सी परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, वो परियोजनाएं हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, जिसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। इसी के साथ में रिहंद परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना और टिहरी परियोजना। ये परियोजनाएं जो आप लोगों को बताई गई हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अब इसी के साथ में आगे चलते हैं। राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित जो परियोजनाएं हैं, वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, और उनमें 2 राज्य भी शामिल हैं,
2 से अधिक राज्य भी शामिल हैं, एक राज्य भी है, इस तरीके की परियोजनाओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो परियोजना है वो है चंबल परियोजना, जो कि चंबल परियोजना 2 राज्यों की परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 2 राज्यों की जो है वह संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से इन 2 राज्यों को लाभ प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में बनी हुई है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में बनी हुई है। उसके बाद में अगली परियोजना है हमारी तुंगभद्रा परियोजना, जो आंध्र प्रदेश व कर्नाटक 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान 3 राज्यों की जो है यह संयुक्त परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में है मयूराक्षी और फरक्का परियोजना, जो कि पश्चिमी बंगाल में बनी हुई है। इसी के साथ में अगली परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना या माही परियोजना, जो कि गुजरात और राजस्थान, इन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में है गंडक परियोजना, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और उसके बाद में है मचकुंड परियोजना, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये थी हमारी विभिन्न केंद्र और राज्यों के द्वारा बनाई गई विभिन्न जल परियोजनाएं, जिनके बारे में आप जान चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे जैसे हमने पहले भांकड़ा नांगल परियोजना की चर्चा की, उसी तरीके से विस्तृत रूप में हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और इसके अलावा चंबल नदी घाटी परियोजना है, सरदार सरोवर है, माही है, इन परियोजनाओं के बारे में हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे राजस्थान में भी कई जो है परियोजनाएं संचालित हैं और वो कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत चंबल नदी घाटी परियोजना भी है, जो कि साथ में संयुक्त परियोजना के रूप में शामिल है मध्य प्रदेश के साथ में। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी हमारे राजस्थान में एक बहुउद्देशीय जल परियोजना के अंतर्गत है। बीसलपुर परियोजना भी है और साथ ही साथ राजस्थान में कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जिसमें जाखम परियोजना है, सोम अंबा कमला परियोजना है, मेझा बांध है, इसके अलावा सिद्धमुख परियोजना भी है, साथ ही नर्मदा परियोजना है। इस तरीके की जो है कई हमारे यहाँ पर राजस्थान में अन्य परियोजनाओं का भी संचालन हो रहा है, जिनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम इसी के साथ में जो अगला बिंदु रहेगा इन सब के साथ में, वो रहेगा हमारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित दामोदर घाटी परियोजना। जो दामोदर घाटी परियोजना है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना। आइए विद्यार्थियों, अब हम जो आगे की परियोजना के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वो है आज इसी में दामोदर घाटी परियोजना। इससे पहले अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने विभिन्न परियोजनाओं की चर्चा की थी और उन परियोजनाओं में अब हमारी जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना रही है, उसमें महत्वपूर्ण परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। इस घाटी परियोजना की जो है हम विस्तृत अब चर्चा करते हैं कि ये परियोजना जो है वो क्यों बनाई गई है, ये परियोजना कहाँ बनाई गई है, ये परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, इसकी शुरुआत कब हुई है और इस पर बनाए गए बांध हैं या विद्युत ग्रह हैं, या ये किस परियोजना के तर्ज पर ये बनाई गई है। इस तरीके की जो विस्तृत चर्चा है वो हम जानते हैं। आइए देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना
स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है। दामोदर जो घाटी परियोजना है वो स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है। और इसके साथ अब यह है कि ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह है पश्चिमी बंगाल और झारखंड। पश्चिमी बंगाल और झारखंड, इन दो राज्यों की है जो ये संयुक्त परियोजना बनी हुई है। यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है जो पश्चिमी बंगाल व झारखंड दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसकी शुरुआत सन 1948 में हुई। ये किस नदी पर है? जो नदी है वो है दामोदर नदी। उस नदी के नाम से ही, जिस नदी पर यह परियोजना बनी है, उस नदी के नाम पर ही इस परियोजना का नाम दामोदर नदी घाटी परियोजना शामिल है। अब यह है कि इस दामोदर नदी को, ये जो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है? पश्चिमी बंगाल का जो शोक कहा जाता है इस दामोदर नदी को, वो क्यों कहा जाता है? शोक का मतलब दुख, परेशान करने वाली चीज। तो ये जो पश्चिमी बंगाल में ये जो दामोदर नदी है, ये हर वर्ष अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती है। जैसे नदी का एक निश्चित बहाव क्षेत्र होता है। आपने विभिन्न नदियों के बारे में पढ़ा है या नदियों की आप लोगों ने चर्चा की होगी, देखा होगा। तो अक्सर आप देखते हैं कि नदी का उद्गम स्थल होता है, फिर उसके अलग अलग बहाव क्षेत्र होते हैं, और अंत में या तो वो किसी दूसरी सहायक नदी के रूप में किसी दूसरी नदी में शामिल हो जाती है, किसी नदी की सहायक नदी बन के, या फिर अगर वो नदी सीधे बहते हुए आ रही है तो वो आंतरिक रूप से किसी क्षेत्र में विलुप्त हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो नदी विभिन्न बहाव क्षेत्र से बहती हुई आकर किसी खाड़ी में गिर रही है या समुद्र में आकर गिर रही है। जहां भी, या तो वो किसी दूसरी नदी में मिलेगी या फिर विलुप्त हो जाएगी रास्ते में चलती हुई, यानी कि जल कम हो जाएगा तो, या फिर आकर समुद्र में गिरेगी। तो वो एक उसका निश्चित रास्ता बना हुआ है कि हमेशा इसी रास्ते से यह नदी यहां से बहकर जाती है। लेकिन ये जो नदी है, ये हर वर्ष वर्षा ऋतु के मौसम में जैसे इसमें पानी ज्यादा आने लग जाता है, इसका बहाव जो क्षेत्र होता है उसमें पानी इतना हो जाता है कि वहां पर इसका जो एक निर्धारित स्थान होता है उससे में न बहकर ये अलग अलग रास्ते बना लेती है, यानी कि मार्ग परिवर्तन कर लेती है। कोई भरोसा नहीं है कि जो नदी बह रही है वो हमेशा इसी तरीके से बहेगी। कभी भी वो अपने पानी का जैसे ही क्षेत्र, यानी कि पानी उसमें बढ़ जाता है, वो अपने नए नए रास्ते बना लेती है। तो निश्चित नहीं है, नदी के आसपास खतरा बढ़ जाता है, कभी भी बाढ़ का पानी आ जाए। इसी के साथ में इससे काफी मात्रा में अपरदन होता रहता है। अपरदन आप जानते होंगे, मैं आपको बता देता हूं। अपरदन जो होता है, जो हमारी भूपरपटी होती है, यानी कि भूमि का जो ऊपरी भाग है जहां पर मिट्टी है, ये मिट्टी जो है वो विभिन्न कणों से बनी हुई है या असंगठित या ढीली चट्टान के रूप में बात करें इसकी, तो ये पानी के साथ भी बहकर चली जाती है। ये मिट्टी ये हवा के साथ भी उड़कर चली जाती है। तो ये जो मिट्टी का कटाव हो रहा है और मिट्टी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जा रही है या बहकर जा रही है, तो मिट्टी की जो कटाव की प्रक्रिया होगी उसको हम अपरदन के अंतर्गत शामिल करेंगे। ये अपरदन अलग अलग तरीके से होता है। हवा के माध्यम से भी मिट्टी उड़कर चली जाती है। आप देखते हैं गर्मियों में काफ़ी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो कहीं बहुत दूर से मिट्टी आकर जमा हो जाती है। कहीं आप देखते हैं मिट्टी के रुकने का कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ मिट्टी आगे नहीं जा पाती है, और कहीं कॉर्नर में आप देखते हैं घरों के आसपास भी, दीवारों के आसपास बाहर खुले मैदान में मिट्टी का थोड़ा थोड़ा ढेर बन जाता है।
तो मिट्टी पहले थी नहीं, लेकिन कहीं दूसरी जगह से आ गई। या फिर आपके जो मैदान होते हैं घर के सामने, उस मैदान की पूरी मिट्टी उड़ते हुए या तो दूर चली जाती है, पास में कहीं जाके दीवारों में कोने जहाँ होते हैं, जहाँ हवा का वेग कम हो जाता है, वहाँ जाके वो रुक जाती है। तो इसी तरीके से जो हमारे विस्तृत भूभाग हैं वहाँ से मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है, और वो शुरू हो रहा है हमारे यहाँ पर जल के साथ में। जल के साथ में भी आप देखते हैं एक तो अवनालिका अपरदन होता है और एक सपाट अपरदन होता है। सपाट अपरदन में तो क्या होता है कि जो ऊपरी भूभाग दिखाई देता है आप लोगों को, वो पूरा का पूरा ऐसे कैसे कटाव होकर बहुत दूर तक चला जाता है। आप जब कभी बहुत तेज वर्षा होती है और उसके बाद में पानी का बहाव होने के बाद जो सूख जाता है पानी, तो आप देखते हैं कि खेत की बहुत सी मिट्टी बहकर चली गई है। अवनालिका अपरदन में क्या होता है कि खेत में जैसे भी है या फिर जो भी भूभाग है उसमें छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, गड्ढे से बन जाते हैं, और उनकी मिट्टी नालियों के रूप में बहते हुए कटाव होकर चली जाती है। वो होता है अवनालिका अपरदन। तो इस तरीके से वहां का जो भी भूभाग है उसमें ये मिट्टी का कटाव करती रहती है ये नदी, और वहां अपरदन हो जाता है। इस वजह से भी वहां के लोग परेशान हैं। और अपरदन जहां हो जाता है तो भूमि की जो उपजाऊ परत होती है वो उसके साथ बहकर चली जाती है, और वहां का उपजाऊपन कम हो जाता है, तो संकट में डाल देती है। इसी के साथ में बाढ़ आ जाती है। वहां पर उसका जो निर्धारित बहाव होता है उसमें कहीं ज्यादा पानी जैसे ही आ जाता है, आसपास के इलाके को जो है वो पानी फैल जाता है और बाढ़ के हालात पैदा कर देता है। तो इन सभी कारणों की वजह से बंगाल में जो है ये विभिन्न प्रकार के गतिविधियों यानी कि मार्ग परिवर्तन, अपरदन और बाढ़ की वजह से इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। अब यह है कि ये जो परियोजना बनाई गई, इस परियोजना के बनाने का क्या उद्देश्य रहा है। तो एक तो आप अभी समझ गए होंगे कि यहां पर मार्ग परिवर्तन, अपरदन और बाढ़ जैसी समस्या इससे आ रही है। तो जो भी बाढ़ के हालात होते हैं उन हालातों को कम करने के लिए, उनको काबू करने के लिए, मुख्य उद्देश्य तो रोकना ही होता है, लेकिन अगर रोक भी नहीं सकते हैं पूरा तो उन हालातों को काबू कर सकें, बाढ़ की जो स्थिति पैदा हो जाती है उसको रोक सकें, कुछ कम कर सकें, इसके लिए ये परियोजना बनाई गई। और इसी के साथ में आर्थिक विकास करना भी इस नदी घाटी का मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी कि पश्चिमी बंगाल और जो झारखंड है, पश्चिमी बंगाल और जो झारखंड है, वहां के उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी स्थानीय वहां के निवासी हैं, इस परियोजना के परिक्षेत्र में आने वाले जो भी निवासी हैं, उन निवासियों का आर्थिक विकास करके उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। कोई भी परियोजना बनाई जाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो मानव कल्याण के लिए बनाई गई है, मानव की उन्नति के लिए बनाई गई है। तो इस परियोजना का भी मुख्य उद्देश्य ये रहा कि एक तो बाढ़ के हालात कम हो जाएंगे, दूसरी बात यह है कि जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो लोग उस परिक्षेत्र में आ रहे हैं, यानी कि उस नदी घाटी परियोजना के आसपास के स्थानीय जो भी निवासी हैं, उन निवासियों का आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास होगा तो उनके जीवन स्तर में सुधार भी आएगा। ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहा। और हाँ, आप जानते हैं आर्थिक विकास किस तरीके से होगा। उनको पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी भी मिलेगा, या फिर वो जिस क्षेत्र में बाढ़ आ रही थी उस क्षेत्र से अगर बाढ़ रुक गई है तो अपने घर स्थापित कर सकेंगे, अपने कोई उद्योग धंधे स्थापित कर सकेंगे, या अन्य जो भी गतिविधियां हैं या कृषि संबंधी कार्य पूरा कर सकेंगे। बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे वो अपने रोजगार को सुचारू रूप से, या कोई मछली पालन वगैरह भी कर सकते हैं। इस तरीके से कई तरीके की व्यावसायिक गतिविधियां करके वो अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं, ताकि वो बार बार जो है उनका जो नुकसान हो रहा है कम से कम उस नुकसान से तो बचा जा सके। और उसके बाद में है कि ये जो नदी रही है, इस नदी का बहाव क्षेत्र कहां है, कहां कहां तक बह रही है, किस तरफ इसका जो है वो मुख्य रूप से बहाव क्षेत्र रहा है। तो ये जो नदी का बहाव क्षेत्र है वो जो छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से पूर्व की ओर, छोटा नागपुर पठार के पूर्व की ओर बिहार और जो झारखंड है, पहले तो उसमें बहती है, और उसमें बहती है लगभग 290 किलोमीटर। बहाव क्षेत्र है कि छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार और जो झारखंड है उसमें लगभग 200 किलोमीटर तक ये बहती है।
उसके बाद में 240 किलोमीटर पश्चिमी बंगाल में बहती है। ये कहां बहती है? पश्चिमी बंगाल में बहती है और उसके बाद में आगे बहकर हुगली नदी में ये जाकर गिर जाती है, यानी कि हुगली नदी में मिल जाती है। मुख्य रूप से बात करें तो यह जो नदी है वो 240 किलोमीटर पश्चिमी बंगाल में बहती हुई आगे जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। उसके बाद में है कि ये जो नदी है इससे अपरदन जैसी समस्याएं आ रही हैं या बाढ़ जैसी जो समस्याएं आ रही हैं, तो कितना क्षेत्र जो है इस अपरदन और बाढ़ से प्रभावित होता होगा वो देखते हैं। तो अनुमानतः अगर हम बात करें आंकड़ों के अनुसार, तो बाढ़ और जो अपरदन प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ और जो अपरदन प्रभावित क्षेत्र है वो क्षेत्र है लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर। जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित यानी कि अपरदन प्रभावित क्षेत्र है। अब रही बात ये कि ये जो परियोजना बनाई गई है वो किस परियोजना के निगम प्रारूप के अनुसार बनाई गई है, या फिर किस परियोजना के निगम के अनुसार हमारे यहां पर भी जो है निगम स्थापित किया गया है। तो अमेरिका की जो टेनेसी परियोजना रही है, उस अमेरिका की टेनेसी परियोजना के निगम के अनुसार हमारे यहां पर भारत सरकार ने भी क्या किया, भारत सरकार ने भी जो है एक DVS निगम प्रारूप के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना जो है उसका विकास किया, ताकि इसी की तर्ज पर इस परियोजना का विकास किया जा सके। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि ये जो नदी है, इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी रही हैं। इस नदी की सहायक नदियां जो रही हैं वो रही हैं बाराकर, बोकारो और कोनार। ये इस नदी की सहायक नदियां रही हैं। अब रही बात ये कि ये जो परियोजना है, इस परियोजना में नहरी प्रणाली कितनी विकसित की गई है। तो नहरी प्रणाली की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 2500 किलोमीटर क्षेत्र का नहरी विकास किया गया है, यानी कि लगभग 2500 किलोमीटर क्षेत्र तक नहरों का विकास किया गया है। और इसी के साथ ही इस पर कुछ विभिन्न बांध बने हुए हैं और कुछ विद्युत गृह हैं। तो विद्युत गृह कौन कौन से हैं? विद्युत गृह हमारे दुर्गापुर, बोकारो और चंद्रपुर, 3 विद्युत गृह जो हैं वो इस पर 3 जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। कौन कौन से विद्युत गृह बनाए गए हैं? जल विद्युत गृह बनाए गए हैं जो 3 हैं। अब इस पर कुछ बांध भी बने हुए हैं, उन बांधों की भी चर्चा करते हैं। और वो बांध है बाराकर नदी पर मैंथान बांध बनाया गया है। बाराकर नदी पर मैंथान बांध बनाया गया है और इसी के साथ में बाल पहाड़ी बांध बनाया गया है और तिलैया बांध बनाया गया है। उसके बाद में दामोदर नदी पर अघर बांध बनाया गया, बरमो बांध बनाया गया और बाल पहाड़ी 8 बांध बनाया गया। इसके साथ बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया और कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया। ये रही हमारी दामोदर घाटी परियोजना की चर्चा, जिसमें हमने दामोदर नदी घाटी की विभिन्न बिंदुओं के बारे में जाना कि कौन से राज्यों की परियोजना है, कब इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से बांध थे, किस प्रारूप के अनुसार ये बनाई गई, इसका क्या उद्देश्य रहा है, ये सब हम इस वीडियो के अंतर्गत जान चुके हैं। आप समझ गए होंगे, अच्छे ढंग से आप इसे समझें, नोट करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन के साथ में वीडियो के बारे में पता चल सके और आप जो है आगे की पढ़ाई को सुचारू रख सको। धन्यवाद।